किसान साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जब गेहूं में बालियां बन रही होती हैं तो हमें उस समय क्या करना चाहिए। आज की वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी आज की वीडियो में मैंने आपको दी है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं या फिर पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। कोई भी आपका सवाल हो, कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं, नीचे कमेंट अवश्य करें। और इस वीडियो को अपने अन्य किसान साथी के साथ, जिसको खेतीबाड़ी से संबंधित ज़्यादा जानकारी ना पता हो, उसके साथ आप व्हाट्सएप या फिर किसी भी अन्य माध्यम से लिंक शेयर कर सकते हैं, जिससे उसको भी ये जानकारी मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और सवाल हो तो नीचे कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप जान लेते हैं कि अगर अभी आपकी गेहूं में बालियां बन रही हैं, मतलब तने के अंदर बालियां जब बनती है, जिसको हम गबोट अवस्था या फिर गोब अवस्था भी बोलते हैं, इस समय हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी ज़रूरी खादों का इस्तेमाल आप सभी को करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें छिड़काव करनी चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, ये तमाम जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, गेहूं में बालियां बनते समय आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होती है, जिससे बाद में आपकी बालियां अच्छी आ सके। और जब बालियां अच्छी आएंगी तभी हमें अच्छा उत्पादन मिल पाएगा, क्योंकि अभी तक तो हमने अच्छे से देखभाल कर ली, हमने कल्ले बढ़ा लिए, हमारी फसल गबोट अवस्था में आ गई। हालांकि बहुत सारे ऐसे किसान भाई अवश्य होंगे जिनकी गेहूं में बालियां निकल आई होंगी, तो उन किसान भाइयों के बारे में भी हम बहुत सारी जानकारी आज की इसी वीडियो के माध्यम से हम आगे देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो सभी किसान साथी अवश्य देखें। अगर आपकी बालियां निकल रही हैं तो भी देखें, निकलने वाली हैं तो भी देखें, निकल रही हैं तो भी देखें, और कुछ समय बाद निकलेंगी तो भी देखें। सबसे पहले सावधानी आपको ये बरतनी है कि जब तने के अंदर बालियां बनना चालू हो जाती हैं, जिसको हम गबोट अवस्था बोलते हैं, इस अवस्था में सबसे बड़ी सावधानी यही बरतनी होती है कि किसान भाइयों, इस अवस्था में आपको खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी की मात्रा बना के रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, किसी भी पौधे के विकास के लिए, चाहे वो जिस भी अवस्था में हो, चाहे शुरुआती अवस्था हो, चाहे आपके पौधे की एकदम बीच वाली अवस्था हो, दाने बनने वाली अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, किसी भी फसल के विकास के लिए, किसी भी प्लांट पौधे के विकास के लिए दो तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, इसके बाद में सूरज की रोशनी की आवश्यकता पड़ती है, इसके बाद में हमारे पौधे को पानी की आवश्यकता पड़ती है, यानी जल प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तीन बेसिक चीज़ें होती है जिसको आपके पौधे, मतलब इसके बिना तो आपके पौधे का जीवन चक्र किसी भी अवस्था में पूरा नहीं हो पाएगा। चाहे शुरुआती विकास का अवस्था हो, चाहे बीज मतलब बुआई से लेकर कटाई तक, इन तीनों तत्वों की आवश्यकता, मतलब इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारा पानी हो गया, हमारा पोषक तत्व हो गया, हमारा जो धूप हो गया वो हो गया। इन तीनों चीज़ों के बिना पे हमारे पौधे का विकास कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि हमारा जो पोषक तत्व है मिट्टी से मिल जाता है, साथ में हम कुछ खादों का इस्तेमाल कर देते हैं, तो वहाँ से भी हमारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे कि इस अवस्था में क्या हमें करना चाहिए। इसके साथ साथ सूरज की रोशनी तो मिल ही जाती है, इसके साथ साथ किसान साथियों, पानी की भी काफ़ी अधिक आवश्यकता गबोट अवस्था में होती है। इस समय जब बालियों का निर्माण तने के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है, इस समय आपके पौधे को सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। मैं ऐसा भी नहीं बोलता कि एकदम पानी भर दीजिए। अब ज़्यादा पानी भर देंगे तो भी नुकसान आपका ही होने वाला है। तो ना तो बहुत ज़्यादा पानी भरिए, ना ही बहुत कम मात्रा में पानी का इस्तेमाल करिए। सीमित मात्रा में जितनी आपकी फसल को आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में आपको सिंचाई करते रहना चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हल्की हल्की सिंचाई करके भी आप काम चला सकते हैं। आप सभी को पता होगा होली आने वाली है, इस समय हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। अभी से ही हवाएं काफ़ी तेज़ चलने लगी हैं, धूप भी काफ़ी तेज़ निकल रही है। तो इस समय पानी का जो वाष्पीकरण है काफ़ी तेज़ी से होता है, जिस कारण हमारी मिट्टी का जो नमी है काफ़ी जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगती है। तो अगर खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी ना हो तो तुरंत ही आपको पहले ही बात तो सिंचाई कर देनी है। इसके बाद ही कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप सिंचाई से चूक जाएंगे, भले ही आप कुछ भी कर लें, कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको सिंचाई पे ध्यान रखना है। जब तक आपके दाने थोड़ा सा मजबूत ना हो जाएं, तब तक आपको सिंचाई पे ध्यान रखना। उसके बाद में हमारे दाने मजबूत हो जाते हैं, उसके बाद में हम सिंचाई बंद कर सकते हैं। इसके बाद में हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अंतिम पानी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाना होता है। आखिरी पानी बहुत ज़्यादा भर देंगे तो भी नुकसान हो जाता है, हमारी फसल गिर सकती है, गिरने से हमें और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो पहली चीज़ तो नमी बना के रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ खादों के बारे में। किसान साथियों, गबोट अवस्था में यानी बालियाँ आने से पहले भी हम बात करेंगे, बालियाँ निकलने के बाद भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं बालियाँ निकलने से पहले क्या करना है। तो सबसे पहले चीज़, जैसा कि मैं अपनी लगभग सारी वीडियो में आपको बताता हूँ, NPK 05234 बालियाँ निकलने से पहले आपको अवश्य डाल देनी है। लेकिन इसका इस्तेमाल केवल बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था में ही करना है। ऐसा नहीं कि आपकी बालियाँ निकल आई हैं तब डालिएगा, तब डालने से कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अगर बालियाँ निकल आई हैं तो दूसरा चीज़ आपको डालना होता है, बालियाँ निकलने से पहले ही आपको NPK
05234 का इस्तेमाल करना होता है। 52% फास्फोरस, 34% इसमें पोटेशियम पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो इसके इस्तेमाल से क्या मिलता है, फास्फोरस बालियों के विकास में सहायता करता है। इसके साथ साथ पोटेशियम भी आपके बालियों के विकास में दानों की संख्या में बढ़ोतरी करता है, दाने में मजबूती लाता है, बालियों के विकास में आपके तने को भी मजबूत करता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काफ़ी मदद करता है, आपकी फसल को सूखा के प्रति सहनशील बनाता है। तो पोटेशियम का भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम होता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल गबोट अवस्था में बालियाँ बनते समय हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बढ़िया लाभ मिलता है। तो NPK 05234 बालियाँ बनते समय गबोट अवस्था में इसकी आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई आपको इस्तेमाल करना होता है। अब कई बार ऐसा भी देखा गया है किसान साथियों कि जब हमारी बालियाँ निकलने वाली होती हैं, इस अवस्था में भी नाइट्रोजन की कमी देखी जाती है, यानी पत्तों में पीलापन देखा जाता है। अब सबसे पहले तो आपको चेक करना है कहीं पीला रतुआ तो नहीं है। पीला रतुआ है तो उसका अलग से आपको उपचार करना पड़ेगा। लेकिन अगर पीला रतुआ नहीं है, नाइट्रोजन की कमी आपको दिखती है, तो यहाँ पे आपको यूरिया का छिड़काव कर देना है, स्प्रे कर देना है। बालियाँ निकलते समय आपको किसान साथियों या फिर बनते समय आपको यूरिया खाद मिट्टी में प्रयोग नहीं करना है, जैसा कि बहुत सारे किसान साथी ये गलती कर देते हैं। अब आपको यूरिया की अंतिम जो मात्रा है अधिकतम 55 से 60 दिन के अंदर, बुआई से 55 से 60 दिन के अंदर डाल देना है। इसके बाद में कोई भी यूरिया आपको नहीं डालना है। मतलब हम जब गेहूं में दूसरा पानी लगाते हैं तब आपको 40 से 45 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। पहले पानी पे भी हम 40 केजी यूरिया के आसपास डालते हैं, तो आखिरी मात्रा आपको दूसरे पानी के बाद में मान के चलिए 45 दिन, 50 दिन, अधिकतम 55 या 60 दिन तक आपको डाल देना है। इसके बाद में आपको मिट्टी में कोई भी खाद, दानेदार खाद, कुछ भी आपको मिट्टी में प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद यानी 60 दिन के बाद हम जो भी चीज़ डालेंगे उसका हम फोलियर स्प्रे करेंगे अपनी मिट्टी में, अपने सॉइल में। हम किसी भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, किसी भी खाद का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हम इस समय कुछ भी चीज़ें मिट्टी में डालते हैं तो उसका 100% उपयोग आपके पौधे नहीं ले पाते हैं। उतना समय अभी नहीं बचा है। जो भी हम डालेंगे उसका हम सीधा स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने से पत्तियों के माध्यम से आपके जो तत्व है जल्दी से पौधे ग्रहण कर पाते हैं, इसका असर भी काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे 05234 आपको डालना है। साथ में अगर नाइट्रोजन की कमी है तो आपको यूरिया जो आती है दानेदार 1 से लेकर 2 किलोग्राम या फिर अधिकतम 3 केजी आप डाल सकते हैं अपने फसल के हिसाब से। अगर थोड़ा सा कम पीलापन है 1 से 1.5 केजी डाल दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा है तो 2 से 3 केजी आप डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। तो 1 से 2 केजी आपको यूरिया, साथ में 1 से 1.5 केजी आपको NPK 05234 गबोट अवस्था में डाल देना है। अब इस अवस्था में एक चीज़ का इस्तेमाल आपको और करना है जिससे आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा, वो है किसान साथियों बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। बोरोन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, दाने का विकास अच्छे से हो पाता है, आपके पौधे में फल प्रतिधारण करने की क्षमता में सुधार होता है, जिससे आपके समस्त दाने का भराव अच्छे से होता है, पराग नली का निर्माण होता है, जिससे पोलिनेशन बहुत अच्छे से होता है। बोरोन एक जाइमल कोशिका होती है, आपके पौधे में एक जाइमल कोशिका होती है। तो जाइमल कोशिका के माध्यम से पौधे के सभी अंगों तक सभी पोषक तत्वों को पहुँचाने का काम करता है। अर्थात मिट्टी में जितने भी तत्व हैं, पानी वगैरह है, उस पौधे के सभी भागों तक पहुँचाने का काम बोरोन का ही होता है। अर्थात जब बालियों का विकास होगा उस समय अगर आप बोरोन डालते हैं तो बालियों के विकास में जितने भी तत्व चाहिए होते हैं वो वहाँ तक काफ़ी आसानी से जल्दी पहुँचा देगा, जिससे बालियों का विकास भी काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। तो यहाँ पे जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी लगभग 100 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गबोट अवस्था में बालियाँ निकलने से पहले जब आप 05234 डालते हैं, जब आप यूरिया का, अगर नाइट्रोजन की कमी है तो यूरिया का स्प्रे करते हैं, उसी के साथ में आपको बोरोन का भी इस्तेमाल किसान भाइयों कर देना है। यहाँ पे यूरिया का स्प्रे आपको तभी करना है जब नाइट्रोजन की कमी हो, पत्तों में पीलापन हो, और इसके अलावा आपको नहीं डालना है। अगर पीलापन नहीं है तो आपको केवल NPK 05234 साथ में बोरोन डाल देना है, बढ़िया लाभ आपको मिलने वाला है। किसान साथियों कई बार देखा गया है कि बालियाँ आने से पहले अगर आप जिंक का इस्तेमाल कर देते हैं तो आपके फसल में किसान साथियों भोजन बनाने की क्षमता में विकास होता है, आपके फसल में हरियाली भी आती है, जिससे आपके पौधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन काफ़ी अच्छे से बना पाते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे 05234 डालने वाले हैं, इसलिए हम नॉर्मल जो जिंक आती है 33% वाली या फिर 21% वाली, इसका इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक जिंक आती है 12% वाली, इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। जो 12% वाली, 12% वाली जो LTA जिंक आती है, जिसको हम चिलेटेड जिंक भी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। तो 12% वाले जिंक की 140 से 150 ग्राम मात्रा आप आसानी से डाल सकते हैं। बस थोड़ी सी सावधानी ये बरतनी है कि जब भी आप ये आप डालें, मतलब मैंने यहाँ पे आपको 4 चीज़ें बताई। पहला हमने बताया
बताया 05234 1 से 1.5 kg, दूसरा हमने बताया यूरिया 1 से 2 kg, तीसरा हमने यहाँ पे बताया बोरोन 20% वाला 100 से 150 ग्राम, और चौथा हमने बताया जिंक जो आती है 12% वाली 140 से 150 ग्राम। इन चारों चीज़ों का यहाँ पे आपको अलग अलग घोल बनाना है, मतलब अलग अलग बर्तन में घोलना है। उसके बाद में जब आप टंकी में डालें तो एक साथ डाल के आसानी से आप छिड़काव कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि बहुत लंबे समय तक आपको जो 12% वाले जिंक आती है, जो फास्फोरस आता है एनपीके में जो पाया जाता है 52% या फिर किसी भी रूप में हो, इसको लंबे समय तक आप मिला के नहीं रख सकते, इसलिए हम अलग अलग घोल बनाएंगे। उसके बाद में टंकी में डाल के आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं, बढ़िया लाभ मिलेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें बालियाँ निकलने के बाद क्या करना है, तो कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, नमी बना के रखना है। इसके साथ साथ बालियाँ निकल आती हैं तो एक चीज़ आपको डाल देना है, वो है एनपीके 0050, जिसमें 50% पोटेशियम और 17.5% सल्फर होता है, जिससे दाने का भराव अच्छे से हो पाता है। उम्मीद करते हैं अच्छी जानकारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।